हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या आराधना एकेडमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। फिजिक्स सब्जेक्ट में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में देखने वाले हैं कि क्या वो पिछले 5 साल में पूछे गए तमाम क्वेश्चंस हैं और हम लोग मिल करके अपने प्रिपरेशन को इस लेवल पर ले जाएंगे जो एग्जैक्ट हमारे परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देगा नीट के एग्जामिनेशन में। ठीक, तो शुरू कर रहा हूं मैं ग्रेविटेशन चैप्टर में पूछे हुए क्वेश्चंस के साथ। ये मैं पहला क्वेश्चन जो रखा हूं यहां पर, सवाल में ये कहा जा रहा, एक काम करें आप जरा इस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ लें पहले, उसके बाद मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं। ऑलराइट, जरूरत पड़ने पर आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। दो बातें, काइनेटिक एनर्जी, एलिप्टिकल ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जीज elliptical orbit about sun at positions A, B and C, यहां पर A, यहां पर B, यहां पर C, इन तीनों जगहों पर अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू KA, KB और KC, ये तीन चीज दिया हुआ है। अच्छा, अब सवाल में यह पूछा जा रहा कि ऐसी हालत में कौन ज्यादा है कौन कम है, बस यही हमें कंपेयर करके बताना है, यह सवाल है। इस क्वेश्चन को तो जरूर सॉल्व कर लेंगे हम लोग, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहाने हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके को भी सीख रहे होंगे। क्या है सॉल्व करने का तरीका? देखो, पहली बार आपको दिखा काइनेटिक एनर्जी, दिमाग में आ जाना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और भी कई फॉर्मूले होते हैं जैसे p²/2m। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा रहा है उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही हो तो E इंटू V मस्ट बी इक्वल टू हाफ mv²। तो इस तरह के सारे जितने रिजल्ट्स हैं आपके पास दिमाग में एक कोने में रहने चाहिए। ठीक है, तुरंत वो ओपन कर लो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन है। इसके बाद कहा जा रहा कि एलिप्टिकल ऑर्बिट है। एलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर यहां पर एक फोकस पर सन है अगर, और अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट, अगर कोई एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड कुछ इस प्रकार से अगर, तो अलग अलग जगहों पर इस प्लैनेट का डिस्टेंस फ्रॉम सन डिफरेंट है। ठीक, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर कर लेना बहुत ही आसान है और हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे कंप्लीट मोशन में इस प्लैनेट के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहां पर? जहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। ठीक, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम सेट हो जाएगा ठीक उसी समय पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेट हो जाना है। आई होप इस बात को फॉलो कर रहे हैं आप। अब चैलेंज ये है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करनी है, अब चैलेंज ये है कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे समझा जाए कि कहां पर ज्यादा है कहां पर कम। सिंपल सा एक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए, माइनस में, वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस में g टाइम्स मास ऑफ सन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स। सेपरेशन C वाले पॉइंट पर सबसे ज्यादा है, राइट? R का वैल्यू सबसे ज्यादा सेट करोगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये सबसे कम आएगा, लेकिन सामने में माइनस सिंबल भी है। R का वैल्यू A वाले पोजीशन पर देखे जाने पर मिनिमम आएगा, R का वैल्यू मिनिमम आएगा A वाले पोजीशन पर देखे जाने पर। R का वैल्यू छोटा से छोटा सब्स्टिट्यूट करोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला लिखा हुआ फ्रैक्शन सबसे ज्यादा आएगा, लेकिन फ्रैक्शन तो ज्यादा आएगा, फ्रंट में लिखा हुआ है एक माइनस। ये जो माइनस है ना, ये अपने आप में जो ज्यादा चीज है उसको रिवर्स, जैसे देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं यहां पर, 2 इज लेस देन 5, राइट? लेकिन फ्रंट में अगर माइनस लग जाएगा तो -5 और -2 ये ज्यादा होता है ना। तो अब शुरुआत से बात कर रहा हूं दोबारा से मैं, जहां पर R का वैल्यू ज्यादा यानी कि C वाले पोजीशन पर, वहां पर यह फ्रैक्शन सबसे कम, लेकिन फ्रंट में माइनस लग जाने के वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो C वाले पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है A के कंपैरिजन में। A पर सुनो,
आर का वैल्यू कम है, आर का वैल्यू कम सेट करोगे तो ये फ्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा आएगा, लेकिन फ्रंट में लिखा हुआ माइनस, इस वजह से ये ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ए वाले पोजीशन पर, ए वाले पोजीशन पर मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी, सी वाले पोजीशन पर मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसका रिवर्स, काइनेटिक एनर्जी इसका रिवर्स, ये रिजल्ट। तो हम लोगों ने दो इक्वेशंस का इस्तेमाल किया, एक लॉजिकल इक्वेशन था थोड़ा सा, एक कम रहेगा तो दूसरा वाला ज्यादा रहेगा, दूसरा वाला कम रहेगा तो पहला वाला ज्यादा रहेगा, और दूसरा ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करके ये चेक कर लिया कि आखिर किस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। आई होप 100% बात आपको क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ए वाले पोजीशन पर सबसे ज्यादा, बी वाले पोजीशन पर थोड़ा ज्यादा कम, और सी वाले पोजीशन पर सबसे कम। सो ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। यही है ना बस? हाँ बिल्कुल। हम लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। बाहरी ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एस्ट्रोनॉट्स पर नहीं लग सकता। अर्थ, मून, सन, किसी भी तरह का कोई प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट या फिर सोलर ऑब्जेक्ट, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट, कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स पर। द टू विल, अब देखो, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी, कीप फ्लोटिंग एट सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। नीट 2017 में पूछा हुआ सवाल, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यानी कि ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसी भी दो पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, और इस सवाल से बस वो ये चेक कर रहे हैं कि क्या आप इस बात को भी समझते हैं कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स इसी इक्वेशन से गवर्नड होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं। तो दो एस्ट्रोनॉट्स अगर रहेंगे ग्रेविटी फ्री स्पेस में, उनमें भी अट्रैक्शन होगा। कितने फोर्स से? दैट फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस इक्वेशन। देयरफॉर दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। आई होप क्लियर हूं मैं। तो एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन बिना किसी कैलकुलेशन के, ठीक, और आपकी समझ कितनी अच्छी है ग्रेविटेशन की, इस बात को चेक करता हुआ ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी वेज 72 न्यूटन एट सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। उस पार्टिकल को, उस ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के रेडियस के आधे डिस्टेंस, अर्थ के रेडियस के आधे डिस्टेंस की ऊंचाई पर रख दिया जाए, यही लिखा है ना, एट अ हाइट, तो सबसे पहले 72 न्यूटन है सरफेस ऑफ अर्थ पर। 72 न्यूटन must be equated with g times mass of earth, mass of particle divided by radius of earth का स्क्वायर। सरफेस ऑफ अर्थ के लिए यही फॉर्मूला, उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स अर्थ के तरफ से जो प्रोवाइड किया जाएगा, दैट मस्ट बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। बट लेट अस टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक्चुअली में ना, ये जो डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये जो डिस्टेंस लिखा हुआ है, दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ अर्थ। तो नया जो हम लोग फोर्स लिख रहे होंगे या नया वेट लिख रहे होंगे या जो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, दैट मस्ट बी इक्वल टू जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई, अब सोचना जरा अच्छे से, सरफेस से आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2 की ऊंचाई पर। तो जब वो सरफेस पर रखा हुआ पार्टिकल था, तब खुद ही वो सेंटर ऑफ अर्थ से आर ई के डिस्टेंस पर था। सेंटर ऑफ अर्थ से आर ई के डिस्टेंस पर रखा हुआ पार्टिकल, उसको और ज्यादा दूर ले जाया गया आर ई बाई 2 के डिस्टेंस से। तो नया डिस्टेंस बन चुका होगा, यानी 0.5 आर ई ज्यादा ऐड किया जाना चाहिए, 1.5 टाइम्स आर ई यहां लिख देंगे। दोनों को डिवाइड करते ही हमारे पास आंसर। आई होप क्लियर है आपको। जब कभी इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए कि शुरुआत में वैल्यू ये था, किसी भी फॉर्मूले में शुरुआत में वैल्यू दिया हुआ है आपसे,
उसके बाद कहा यह जा रहा है कि कोई तो चेंज लाया गया, फॉर्मूले में कोई तो चेंज लाया गया, अब नया वैल्यू क्या होगा बताओ। ऐसे कई तरह के फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आरएमएस स्पीड है, फॉर्मूला है ना हमारे पास 3RT डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। सवाल ये पूछा जाए टेम्परेचर डबल कर दिए, 1.5 टाइम्स कर दिए एटसेट्रा, आप क्या करते हो, V1 का वैल्यू लिखते हो शुरुआती सिचुएशन में, इनिशियल स्टेट में, उसके बाद V2 का वैल्यू लिखते हो आप फाइनल सिचुएशन में, जो भी चेंज लाने के लिए कहा गया वो मानते हुए। दोनों को डिवाइड करते ही आंसर को आना ही आना है। तो आई होप आप समझ गए, और इस तरह के और भी क्वेश्चंस को करने के लिए आप पूरी तरह से आप प्रिपेयर्ड हैं। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते ही देखो कैसे सॉल्व करके आंसर पहुंचा रहा हूं मैं। ये जो 1.5 का होल स्क्वायर लिखा था, ये 3/2 ही तो था, उसका होल स्क्वायर किया 9/4, डिनोमिनेटर में होने की वजह से 9 नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, और फाइनली 4 डिवाइडेड बाई 9, और बाकी जो लिखा हुआ है वो 72 ही तो है। तो ये कैंसिल हुआ, 8, 32 आंसर है। क्या ऑप्शन? हाँ, बी ऑप्शन सही ऑप्शन। तो मैं बता रहा हूं इस वजह से समय लग रहा है, सॉल्व करना होता तो बहुत जल्दी हो गया होता ये। ठीक है, स्पीड इज द अल्टीमेट की टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, एंड स्पीड कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम मिस्टेक्स। खैर, a body weighs 200 Newton on surface of earth, how much will it weigh halfway down the center of earth? Again similar तरह का क्वेश्चन, और इससे देखो आप क्या सीख सकते हो। आपको अगर यह जानकारी है, ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला ग्राफ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन स्मॉल r, यानी सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस को काउंट किए जाने पर, तो सेंटर ऑफ अर्थ से काउंट कर रहे होगे तो लगातार इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ते जाता है, शुरुआत में बिल्कुल 0 रहता है, और उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ तक पहुंच जाने के बाद इस तरह से लगातार घटते जाता है। तो इनफैक्ट ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन ही कर लिया, अभी उसका भी डिस्कशन करूंगा, सेम यही चीज कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरह से वेरी करता है, ये आपको 100% याद होना ही चाहिए। ठीक, अब देखो कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। 200 न्यूटन का वेट है एक ऑब्जेक्ट का, अगर वो रेडियस ऑफ अर्थ पर रखा हुआ है तो, रेडियस ऑफ अर्थ वाला यही तो है ना, तो रेडियस ऑफ अर्थ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का 200 न्यूटन है वेट, मतलब m इंटू जी। जी कौन सा वाला? सरफेस पर वाला। अब हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन द सेंटर टू अर्थ, मतलब अर्थ के नीचे गड्ढा खोदे और उसके बाद अंदर चलते रहे चलते रहे चलते रहे, कब तक चलते रहे? जब तक में RE/2 डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल ना कर लें। तो अर्थ के सेंटर से अब कितना डिस्टेंस बचा? RE/2। चूंकि लीनियर वेरिएशन होता है, चूंकि लीनियर वेरिएशन होता है, ये डायरेक्ट बात कही जा सकती है, अगर RE/2 पर देखा जाएगा तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट विल बी जस्ट हाफ of what it was at the surface because of this linear variation। ये 1/4 पर देख रहे होते तो g का वैल्यू भी 1/4 होता, अगर 3/4 पर देख रहे होते स्मॉल g का वैल्यू भी सरफेस के कंपैरिजन में 3/4 होता। यही मीनिंग होता है लीनियर वेरिएशन का। तो ये x है अगर, जो हमारा आंसर है, दैट मस्ट बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई g एट सरफेस डिवाइडेड बाई 2। क्यों 2 कहां से आ गया? अर्थ के अंदर में लीनियर वेरिएशन होता है। ठीक, सेंटर से जितना ज्यादा दूर देखोगे उतना ज्यादा आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और सरफेस पर है g के बराबर या g सरफेस के बराबर, तो g सरफेस के जस्ट आधे के बराबर होगा अगर आप RE/2 पर देख रहे होंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब। तो इसका वैल्यू 200 है तो इसका वैल्यू 100 होना चाहिए, सीधी बात। हमारे पास आंसर बना ए ऑप्शन। आई होप क्लियर हूं मैं। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह के रिजल्ट्स का आप इस्तेमाल करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एट सरफेस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस d डिवाइडेड बाई RE। ठीक है ना? तो
अगर मैं d के जगह सब्सटीट्यूट कर, d मतलब डेप्थ कितना है, तो RE/2 यहां सब्सटीट्यूट कर दो। RE/2 यहां सब्सटीट्यूट करते हो तो 1 - 1/2 बचा आपके पास 1/2। तो g का वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर डेप्थ दैट इज बीइंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन शुड बी GS डिवाइडेड बाई 2। वही तो मैं यहां पर यूज किया। तो आई होप क्लियर हूं मैं। आप उस रिजल्ट का भी यूज कर सकते हैं, इस बात को भी समझ सकते हैं, लीनियर वेरिएशन है यहां पर। ठीक, तो आंसर आया हमारे पास 100 न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above earth is same as at depth d। h हाइट ऊपर गए, d डेप्थ नीचे गए, दोनों के लिए अलग अलग क्या रिजल्ट है। याद रखो h हाइट ऊपर जाने पर दो अलग अलग फॉर्मूले निकल के आते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए दो डिफरेंट रिजल्ट्स हमारे पास हैं। अगर h का वैल्यू मतलब किसी हाइट पर देखा जा रहा होगा तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हैं वो दो रिजल्ट्स और किस बात पर डिपेंड करते हैं? दरअसल अगर h का वैल्यू यानी हाइट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, यानी रेडियस ऑफ अर्थ हो जाए या 5 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो आप अलग तरह का रिजल्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें डिस्कशन अभी इस क्वेश्चन में नहीं करना है उसका। और अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यहां तक कि 10 किलोमीटर भी अगर रहेगा तो आप अलग डिफरेंट तरह के एक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। किसी हाइट h पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माना जाता है वो है सरफेस ऑफ अर्थ पर 1 - 2h डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ, जबकि d डेप्थ अंदर देखे जाने पर इसका एक ही तरह का रिजल्ट रहता है हमेशा। ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब h का वैल्यू 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, चलो 20 किलोमीटर भी मान लिया, लेकिन उससे ज्यादा के लिए यह रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस 1 - d डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। इन दोनों को अगर इक्वेट कर दिया जाए पूरी तरह से, इन दो इक्वेशंस को, क्योंकि ऐसा ही तो कहा जा रहा है कि किसी एक हाइट पर d डेप्थ के अंदर में भी देखे जाने पर दोनों जगहों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर इक्वल होगा तो दोनों को इक्वेट करिए आप। दोनों को इक्वेट करते ही सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं। आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो है d = 2 टाइम्स h। h का वैल्यू दिया हुआ है 1 किलोमीटर, d का वैल्यू आया आपके पास 2 किलोमीटर। ये सही आंसर। आई होप क्लियर हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस कैपिटल R, द वेरिएशन ऑफ g। अभी जस्ट बनाया था मैं ये ग्राफ। कैसा होता है, जैसे जैसे सेंटर ऑफ अर्थ से आप दूर जाते रहेंगे, इस रिजल्ट को हमेशा याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये इस चैप्टर का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर प्लॉट किया जाए तो एकदम सेंटर से देख रहे होंगे, ठीक यहां पर देख रहे होंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शैल रिमेन 0। और जैसे जैसे आप दूर जा रहे होंगे सेंटर से, मतलब यहां पर ऐसे ऐसे करके दूर जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर आप प्लॉट करोगे इट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। और कब तक इंक्रीज करेगा? जब तक ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ना हो जाए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और एक बार जब आप बाहर निकल जाते हो तो दोबारा से ये घटने लगता है। और यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², जबकि यहां पर g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। एक ही ऑप्शन में ऐसा हुआ है, वो है बी ऑप्शन। दिस इज आर करेक्ट ऑप्शन। आई होप क्लियर हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन। अच्छा, वर्क डन टू रेज अ मास। वर्क डन का मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन का मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क डन का मतलब किसी चीज पर वर्क किया जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट की या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इन सारे रिजल्ट्स को आपको एक साथ ले आना है मन में। चूंकि चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है, हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेटेड हो ये वर्क डन का कंसेप्ट, ठीक, साथ में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। सवाल में कहा गया कि ये अगर अर्थ है तो अर्थ के सेंटर से देखे जाने पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था पहले, और इसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है,
ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है कि इसी ऑब्जेक्ट को उठा करके ऊपर लेके चले जाते हैं, और कब तक लेके जाते हैं? जब तक इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर के तरफ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ना हो जाए। और ये ऑलरेडी रेडियस ऑफ अर्थ के डिस्टेंस पर तो था ही। कहने का मतलब दिस सिचुएशन इज इनिशियल सिचुएशन, दिस सिचुएशन इज फाइनल सिचुएशन। हमें पता करना है इस कंप्लीट प्रोसेस में इस ऑब्जेक्ट को उठाने भर में कितना वर्क करना पड़ा। वर्क करना कितना हुआ, कितना वर्क डन हुआ, यह पता करने के लिए अगर फोर्स कांस्टेंट रहे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये 6400 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर का डिस्टेंस है ये, चूंकि इस वजह से यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मानना, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा होगा लगातार उसे कांस्टेंट मानना गलत है। तो वर्क डन पता करने के लिए टोटल फोर्स इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट करोगे, गलत आंसर आएगा। और यही वो चेक कर रहे हैं कि क्या स्टूडेंट्स को पता है ये बात कि अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा होता है तो कैसे पता कर रहे होते हैं हम लोग टोटल वर्क डन। आपके पास 2-3 ऑप्शंस ही हैं, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो, या तो इस कंसेप्ट का यूज करो कि वर्क डन जो भी किया जाता है दैट कॉजेस चेंज इन आइदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स भी अगर इंक्लूड कर लोगे तो बहुत सारी चीजों के बराबर हो सकता है वर्क डन। फिर खैर सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को। यहां पर वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? माइनस में जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर ई, और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना? मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय केवल आर ई। आंसर आ चुका है हमारा। गलत किया, ये प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस पहले से है, एक और माइनस आते ही ये प्लस बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा क्या? आपस में सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। फाइनली मिलेगा हमें ये चीज हमें मिलेगा सिंप्लीफाई किए जाने पर। और ये आखिर क्या लिखा है इसे पहचानना होगा ऑप्शंस को देख के। ऑप्शन में बार बार स्मॉल जी का इस्तेमाल किया गया है, हमें स्मॉल जी के टर्म्स में लिखना होगा इसी रिजल्ट को। देखो कैसे, जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय आर ई। देखो दोनों चीजें सेम हैं कि नहीं। क्यों लिखा मैं इस तरह से इसे? ताकि पहचाना जा सके यही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ है। तो आई होप समझे मेरी बात को आप। स्मॉल m मास, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, और ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हाफ mgr, ये फोर्थ ऑप्शन सही हुआ हमारे लिए। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस को आप पूरी तरह से कर पा रहे होंगे और बड़े आसानी से भी कर पा रहे होंगे, कम से कम समय में भी कर पा रहे होंगे। द टाइम पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स। बहुत बढ़िया। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब 2πr डिवाइडेड बाई v। टाइम पीरियड मतलब केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, टाइम पीरियड के और भी कई सारे रिजल्ट्स हैं जो कि एसएचएम में है। ठीक, टाइम पीरियड के और भी कई वेव्स में भी हैं। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से भी रिलेटेड, टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन में भी है कहीं ना कहीं, टाइम पीरियड एलसी ऑसिलेशन तक में आता है। तो टाइम पीरियड के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, जिसमें से कौन से रिजल्ट को हम लोग यूज कर रहे होंगे देखते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बहुत बढ़िया, इस 24 आवर्स, ये तो होता ही है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एंगुलर वेलोसिटी अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी के साथ मैच करता है। टाइम पीरियड उसका 24 आवर्स के बराबर होता है, ये लिखा हुआ है। और इसकी हाइट भी दी हुई है 6 RE। यहां पर RE का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 RE। याद रखो, यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। हाइट जो लिखा हुआ है, दिस हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑल द सिंपल फॉर्मूला related to gravitation are developed measuring distances from center of earth। सेंटर ऑफ अर्थ से अक्सर सारे डिस्टेंसेस को मेजर किया जा रहा होता है अलग अलग इक्वेशंस में। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। चलिए लिखते हैं हम लोग केपलर्स थर्ड लॉ। टाइम पीरियड को रिलेट करना है ना डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से। टी स्क्वायर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सैटेलाइट्स के लिए भी ये बात वैलिड है, अर्थ का रिवॉल्यूशन सन के अराउंड हो रहा होगा तो भी ये बात वैलिड है। ये इक्वेशन तब वैलिड है जब एक ऑब्जेक्ट ठहरा हुआ रहे, उसके अराउंड दूसरा ऑब्जेक्ट घूमे। This equation is applicable every single time whenever an object is stationary in space and the second object orbits around the first object. I hope clear हूं मैं। तो t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, इसको लिखने का और भी तरीका हो सकता है, इधर से 2 को हटा के इधर रख दिया जाए, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट कर दिया जाए, मान लो कोई एक कांस्टेंट है ये। चलिए लिखना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। 24 आवर्स इज इक्वल टू k टाइम्स RE, जरूर 6 RE जरूर लिखा है लेकिन मैं 7 RE लूंगा। समझ गए होगे क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ मेजर किया जाता है। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है यह हाइट है, हाइट को हमेशा मेजर करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से। और फॉर्मूला जो यूज किया जा रहा है, ये स्मॉल r जो लिखा हुआ है, दैट इज टू बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो आई होप ये इक्वेशन कहां से आया आपको क्लियर है। दूसरा इक्वेशन जहां पर हमें t डैश की या t की जरूरत पड़नी है, यही हमारा आंसर भी है, मस्ट बी इक्वल टू द सेम k, क्योंकि ये कांस्टेंट है। 2.5 लिखा है ना, लेंगे 3.5 टू द पावर 3/2। करिए दोनों को डिवाइड, आंसर आ जाएगा। मैं क्या बोला, जब कभी कोई एक चीज दिया हुआ हो, ठीक, एक चीज दिया हुआ है जो दूसरे पर डिपेंड करता है और RHS में थोड़ा सा चेंज करने को कहा गया, आप क्या करो, पहले पूरा लिख दो, फिर चेंज आने के बाद दूसरा इक्वेशन लिख दो, दोनों को डिवाइड करो, आंसर आएगा ही आएगा। दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, बड़े आसानी से आंसर निकल जा रहा है। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 7 डिवाइडेड बाई 3.5 बनेगा ना अंदर में। यहीं पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखना, यहीं पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इसको हटा करके। "24 hours divided by capital T must be equal to 2 to the power 3/2, राइट। 2 to the power 3/2 का दूसरा मतलब है 2√2। सही लिखा हूं ना? तो T का वैल्यू कितना बना, तो 12 डिवाइडेड बाई √2 आवर्स, और 12 में 6 इंटू 2 लिखा जा सकता है 12 को, जो कि बन गया फाइनली 6√2 आवर्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इतना तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि जानेंगे आप। तो आई होप आप इस सेशन का पूरा फायदा उठा सके और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया हूं, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बड़े आसानी से क्विकली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप कर पा रहे होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिफरेंट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे।